नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज हम मॉडल टेस्ट पेपर भाग 5 के अंतर्गत आसान से 90 प्रश्नों को विस्तृत रूप से, व्याख्यात्मक रूप से और ट्रिक की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर भाग 5। मॉडल टेस्ट पेपर भाग 5 का पहला प्रश्न है कि किस लेखक ने वीरगाथा काल को संधि और चरण काल कहा है। विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी राम कुमार वर्मा, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, जितने भी मॉडल पेपर आपने अभी तक हल किया है, सब में आदिकाल के नामकरण को लेकर के एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है और सुझाव भी है कि आप लोग जो आदिकाल के नामकरण से संबंधित जितने भी विद्वानों ने अपने अपने नाम दिए हैं, तो उसे बिल्कुल आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में वहाँ से प्रश्न आता है। इसके साथ ही साथ आदिकाल के अलावा भक्ति काल और रीतिकाल तथा आधुनिक काल का जो नामकरण है, विद्वानों ने जो नाम दिया है, उसे भी लगे हाथ आप देख लीजिएगा। तो बात करें यहाँ पर कि किस लेखक ने वीरगाथा काल को संधि काल कहा है और चाण काल कहा है, तो विकल्प बी इज राइट आंसर। बात करें राम कुमार वर्मा की, तो जब हम लोग इसी क्लास ले रहे थे तो हमने देखा था कि इसमें एक ट्रिक हम लोग बनाए थे कि राम जी जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उसमें एक घोड़ा छोड़ते हैं और कहते हैं जो घोड़ा को पकड़ेगा इसका मतलब माना जाएगा कि वो जो है युद्ध करना पड़ेगा उसे। तो राम के कुमार यानी कि लव और कुश उस घोड़े को पकड़ते हैं और कहते हैं कि अपने राम जी को बुलाइए और वो यहाँ पे आए, या तो संधि करें हमारे साथ अथवा युद्ध करें। तो इसी ट्रिक को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि राम के कुमार लव और कुश संधि और चारण, संधि करें या चरण करें, ठीक है ना। तो संधि एवं चरण का राम कुमार वर्मा जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था, आदि हजारी 1 2 3 4 5 गिनती करते हैं, उसके बाद आदि हजारी, ठीक है ना। और रामचंद्र शुक्ल को तो आप जान ही रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल कहा है। तो मोटी मोटी बात आप दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रश्न 1 वीरगाथा काल को संधि और चरण काल कहने वाले कौन विद्वान हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? विकल्प ए 1857, विकल्प बी 1850, विकल्प सी 1900 और विकल्प डी है 1800। तो बात करें आधुनिक काल का प्रारंभ, तो आधुनिक काल का प्रारंभ विकल्प ए यानी कि सन 1857 ईस्वी से माना जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? विकल्प ए आधुनिक काल, विकल्प बी रीतिकाल, विकल्प सी भक्ति काल और विकल्प डी है आदिकाल। तो देखें मित्रों, बात अगर हम करें कि साहित्य का स्वर्ण युग, तो साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है और इसे कहने वाले जॉर्ज गियर्सन हैं। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय ढेर सारे कवि थे, जिनमें सूर कबीर, तुलसी आदि बड़े श्रेष्ठ और महान कवि पैदा हुए थे, जिनकी उत्कृष्ट रचनाएं साहित्य में प्राप्त हुई हैं। इस कारण से उस काल को ही कह दिया गया कि साहित्य का स्वर्ण युग है, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में किसने पृथ्वीराज को यानी कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित रचना माना है? विकल्प ए बुलर, विकल्प बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, विकल्प सी हीराचंद ओझा और विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल। तो देखें मित्रों, जो पृथ्वीराज रासो है ना, इससे संबंधित 3 विचारधाराएं देखने को मिलेंगी। एक तो प्रमाणित वाले मिलेंगे, दूसरे अप्रमाणित वाले मिलेंगे और तीसरे ऐसे भी विद्वान मिलेंगे जिन्होंने इसे अर्ध प्रमाणित माना है। तो बात करें सबसे पहले प्रमाणित वाले, तो प्रमाणित वालों में देखेंगे आपको मिलेंगे ढेर सारे राइटर्स मिलेंगे, जिनमें श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंडा हैं और कर्नल टांड है। तो कर्नल टांड, मोहनलाल, मिश्र बंधु, है ना, श्याम सुंदर दास, ये क्या मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है प्रमाणित है, ठीक है ना। तो इसकी एक ट्रिक बना लीजिए कि कर्नल का बंधु मोहन बड़ा सुंदर है, प्रमाणित है, ठीक है ना। कर्नल का बंधु, कर्नल फार कर्नल टाड, बंधु फार मिश्र बंधु, मोहन फार मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, सुंदर है, सुंदर फार
श्याम सुंदर दास। तो एक ट्रिक बनाइएगा कि कर्नल का बंधु मोहन बड़ा सुंदर है, और एक आगे और बढ़ा लीजिएगा पृथ्वी बड़ा सुंदर है ना, ये प्रमाणित है। यानी कि ये विद्वान जो है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते हैं। अप्रमाणित वाले में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। अब राम जहाँ पे रहेंगे भैया वो तो अप्रमाणित ही है, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल हैं, इसके साथ देवी हैं, देवी प्रसाद, है ना। इसके बाद गौरी शंकर ओझा हैं, गौरी शंकर हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। मुरारी दान भी इसमें है। तो कहने का आशा है जितने देवी देवता वाले नाम संबंधित हैं वो लोग अप्रमाणित मानते हैं, ठीक है ना। अब अर्ध प्रमाणित वाले कौन कौन से हैं, जिसमें दशरथ हैं, मुनिजिन विजय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विपिन बिहारी हैं और सुनीत कुमार चटर्जी हैं। तो अर्ध प्रमाणित को कैसे मानेंगे? कह रहे हैं कि 10,000 मुनि अगर विपिन में जा करके सुनीति करें तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? अर्ध प्रमाणित हो जाएगी, है ना। इसको आप जा करके यूट्यूब की जो वीडियो है उस वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं। विस्तृत रूप से ट्रिक की सहायता से मेरे द्वारा अपलोड किया गया है, और सारी की सारी वीडियो बिल्कुल विस्तृत रूप से हैं और ट्रिक की सहायता से हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है, संदेश रासक के रचनाकार कौन है? विकल्प ए आमिर खुसरो, विकल्प बी है अब्दुल रहमान, विकल्प सी जगनिक और विकल्प डी है रसलीन। तो देखिए, बात करें संदेश रासक की, तो संदेश रासक के जो रचनाकार हैं वो अब्दुल रहमान है, ठीक है ना। दिमाग में रख लीजिएगा, संदेश किसका? रहमान का, रासक का, ठीक है ना, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, संदेश रहमान, संदेश रहमान। और संदेश अगर किसी का मिल जाता है तो रहम देता है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। कब लिखा गया? तो कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और ये प्रथम किसी मुस्लिम आप कह सकते हैं लेखक द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और ये धर्म इतर है, धर्म से हटकर है। इसके पूर्व जितने भी लिखे गए सब धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे, तो ये धर्म से इतर ग्रंथ है। और इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी है जिसके वियोग की कथा का वर्णन किया गया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, संदेश रासक के जो लेखक है वो हैं अब्दुल रहमान, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि भक्ति काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों में से सही विकल्प चुनिए। अब विकल्प में बात करते हैं। संकेत 1 है कि भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत हुआ, बिल्कुल सही है। संकेत 2 है कि निर्गुण और सगुण आराधना भक्ति काव्य का मुख्य विषय रहा, ये भी सही है। और 3 है, संकेत 3 है कि भक्ति काल में केवल ब्रज भाषा में काव्य रचना हुई, तो ये तो विकल्प बिल्कुल गलत है। और संकेत 4 है कि पद्मावत भक्ति काल का प्रथम महाकाव्य है, ये भी सही है। यानी कि विकल्प 1, 2 और 4 सही हैं, केवल 3 जो है असत्य है। तो अब देखिए जो कूट में कौन सा पद मिला, है ना। ये विकल्प ए में है कथन 3, 4 असत्य है, तो नहीं सही है। विकल्प बी में है कथन 2, 3 असत्य है, ना। विकल्प सी में है कथन 3 असत्य शेष सत्य, बिल्कुल सही है। तो इस कथन का प्रश्न संख्या 6 का विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना, कि भक्ति काल में केवल ब्रज भाषा में काव्य रचना हुई, ये कथन बिल्कुल गलत है, और बाकी सारे के सारे कथन जो हैं सही हैं, ठीक है ना। चलिए अगला यानी कि प्रश्न संख्या 7 हम लोग देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। विकल्प ए जायस, विकल्प बी रायबरेली, विकल्प सी ईरान और विकल्प डी है जायसवाड़। देखिए मित्रों, मलिक मोहम्मद जायसी जी की बात करें तो इनके जन्म स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म स्थान रायबरेली का एक स्थान है जायस, और जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, इस कारण से इनका नाम पड़ गया था जायसी। तो पहली बात रखिएगा, ये कुरूप थे और इन्होंने इसको लेकर एक कथन भी कहा है कि मौका हंसई कुम्हारा, कि मेरे ऊपर हंस रहे हो कि कुम्हार यानी जिसने मुझको बनाया है उसके ऊपर हंस रहे हो। इनका जो पद्मावत रचना है उससे विजय देव नारायण शाही जी ने ऋजिक कृति कहा है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। और इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं जिनमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, है ना, कहरनामा, मसलनामा, एक रचना है चित्ररेखा, कन्हावत। तो जितनी भी रचनाएं हैं उसको देख लीजिएगा और इनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं उसको बिल्कुल आप दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था,
तो विकल्प ए जायस इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में किस कवि ने अपनी रचना में गागर में सागर भर दिया है? विकल्प ए रसलीन, विकल्प बी केशव, विकल्प सी घनानंद और विकल्प डी है बिहारी। तो ये तो जग जाहिर है, इसको सब लोग जानते हैं, गागर में भाग सागर कौन भर सकता है? बिल्कुल राइट आंसर विकल्प डी इज बिहारी, है ना। तो बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भरने का मतलब है कि इनके एक दोहे में ढेर सारे अर्थ निकलते हैं, ठीक है ना। और अर्थ का मतलब श्लेष, कई कई दोहों में तो ऐसे हैं बिल्कुल कई कई अर्थ निकलते हैं। तो इस कारण से इन्हें कहा गया है कि कम बातों में, है ना, कम शब्दों में अधिक बात करते हैं, इसीलिए कहा गया कि गागर में सागर भर देते हैं। इनकी रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में कितने 719 कितने 719 दोहे माने जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ रत्नाकर जी ने 713 दोहा ही स्वीकार किया है। ऐसा आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। घनानंद की बात करें तो इनको रस का मूर्ति कहते हैं। रसलीन का पूर्व नाम था सैयद गुलाम नबी था। केशवदास की बात करें तो केशवदास को कठिन काव्यों का प्रेत कहा जाता है। तो ये सब भी आप दिमाग में रखे लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? विकल्प ए क्रमभूमि, विकल्प बी गोदान, विकल्प सी रंगभूमि और विकल्प डी है गबन। तो बात करें कि कृषक जीवन का, है ना, कि महाकाव्य किसे कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी इज राइट आंसर। गोदान क्या है? कृषक जीवन का महाकाव्य है, जिसे 1936 में लिखा गया था। और हमने बताया था कि छत्र से अपने करके गो का दान करिए, गोदान करिए, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा। प्रमुख पात्र होरी है, जो कि अपने जीते जी एक गाय नहीं खरीद सका और मरने के बाद उसी को गोदान करने के लिए कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्रमभूमि की बात करें तो क्रमभूमि, है ना, 1925 में। क्रमभूमि में तू पहुँच 1925 में लिखा गया है। सॉरी, क्रमभूमि 1933 में है, ध्यान में रखिएगा। 1933 में क्रमभूमि में तन मन धन से तीनों से 3 यानी कि 33 में। रंगभूमि में तुम पहुँच यानी कि 1925 में तू पहुँच, ठीक है ना। और गबन का बताया था, 3 का 1 हो गया, 3 का 1 कर दोगे तो गबन हो जाएगा। कोई चीज़ अगर 3 मात्रा में हो और 3 को खत्म करिए 1 दिखाइए तो गबन तो हो ही जाएगा। तो गबन 1931 में। तो कहने का आशा है कि यहीं पे कुछ चीज़ें अगर हम लोग एक्स्ट्रा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जो अभ्यास होगा बेहतर होगा, आपकी तैयारी बड़ी शानदार होगी, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 10 है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहा गया है? विकल्प ए छायावाद, विकल्प बी प्रगतिवाद, विकल्प सी प्रयोगवाद और विकल्प डी है नई कविता। तो छायावाद के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसको कहा गया है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसको कहा गया है? तो बिल्कुल ये छायावाद की परिभाषा है कि छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इसके विपरीत डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। ध्यान में रखिएगा। यहाँ से 3 प्रश्न आप देख पा रहे हैं। एक तो आपने साधारण प्रश्न देखा कि किसके लिए कहा गया, छायावाद के लिए गया। किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा। और इसका विरोध किसने किया? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने किया। उन्होंने कहा कि इस छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, 3 प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में कौन भारत हिंदू का कवि नहीं है? विकल्प ए प्रेमघन, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प सी रत्नाकर यानी कि जगन्नाथ रत्नाकर और विकल्प डी है राधा कृष्ण दास। तो साधारण सा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा विकल्प सी रत्नाकर, है ना। यानी कि जगन्नाथ रत्नाकर जी जो है भारत हिंदू के कवि नहीं है, जो कि जकी नाम से कविताएं लिखते थे, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि वैदिक शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? विकल्प ए सरकार ने, विकल्प बी जनता ने, विकल्प सी कवियों ने और विकल्प डी है महात्मा गांधी ने। तो बिल्कुल मैथिली शरण को राष्ट्रकवि कहने वाले राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। और मैथिली शरण गुप्त जी अपने को स्वयं को एक कौटुंबिक कवि मात्र कहे हैं, इसे भी ध्यान में आप रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 है कि द्विवेदी युग में भ्रमर गीत के आधार पर उद्धव शतक की रचना किसने की है? कह रहे द्विवेदी युग में भ्रमर गीत के आधार पर उद्धव शतक किसने लिखा है? इसे ध्यान में आपको रखना होगा। विकल्प ए गया प्रसाद शुक्ल, विकल्प बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
विकल्प सी जगन्नाथ रत्नाकर और विकल्प डी है नाथू राम शर्मा। तो देखें, द्विवेदी युग में अगर बात की जाए भ्रमर गीत के आधार पर उर्दू शतक लिखने वाले, बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है ना। और नंद दास ने भी एक लिखा है भंवर गीत, इसे भी ध्यान में रखते हुए आप चलिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? विकल्प ए चिदम्बरा, विकल्प बी ग्रंथि, विकल्प सी ग्राम्या और विकल्प डी है पल्लव। तो बात करें पहली बारा किसको, पंत को क्या मिला? ज्ञानपीठ मिला। पहली बारा माने सबसे पहले पहल, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलता है? चिदम्बरा पे, बारा फार चिदम्बरा किसको मिलता है? पंत को मिलता है। पंत फार सुमित्रानंदन पंत। तो ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहला, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा को मिला था, पंत जी को मिला था। ठीक है ना। और 1968 में मिला था, इसे भी ध्यान में आप रखिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सभी, बिल्कुल जितने भी लेखक रचनाकार हैं, इसको आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सभी पुरस्कार को ट्रिक की सहायता से विस्तृत रूप से मैंने बिल्कुल अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, चाहे आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, व्यास पुरस्कार हो, सरस्वती पुरस्कार हो, सारे के सारे जो पुरस्कार हैं बिल्कुल अपडेट हैं, अपलोड हैं, आप जाके उसे देखिए। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 15 है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्ति किसकी है? विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प बी मधुसूदन गुप्त, विकल्प सी श्रीधर पाठक और विकल्प डी है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो देखिए कई बार आ चुकी है, केवल मनोरंजन नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। तो विकल्प बी मधुसूदन गुप्त इज राइट आंसर। तो 15 का विकल्प बी सही है कि मधुसूदन गुप्त जी की ये पंक्ति है। और मधुसूदन गुप्त जी के बारे में ढेर सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आगे भी कुछ प्रश्न मिलेंगे तो वहाँ पे हम ढेर सारी चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 है कि मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत साकेत के किस सर्ग में है? देखिए, है ना। अब साकेत रचना किसकी है? तो दिमाग में सबसे पहले आप रखिएगा, साकेत किसकी रचना है? मधुसूदन गुप्त की है, इसे ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है ना। अब विकल्प ए तीसरे सर्ग में, विकल्प बी है 5वें सर्ग में, विकल्प सी 7वें सर्ग में और विकल्प 9 है विकल्प डी है 9वें सर्ग में। तो मुझे फूल मत मारो, है ना, ये गीत जो है साकेत के 9वें सर्ग में है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है? विकल्प ए यशोधरा, विकल्प बी रसकलश, विकल्प सी वैदेही वनवास और विकल्प डी है प्रिय प्रवास। तो हम लोग ट्रिक बना के पढ़े थे कि अयोध्या के प्रिय पद चोखे और चौपते लगते हैं, जिसका रस वैदेही लेती हैं। ठीक है ना। तो ये सब तो उसमें मिल गया, लेकिन यशोधरा नहीं मिला, क्योंकि यशोधरा जो रचना है वो मधुसूदन गुप्त की है, 1932 में लिखी गई है। ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। तो मधुसूदन गुप्त को नागेंद्र जी ने जन्मादि, है ना, काव्य कहा है, इसे ध्यान रखिएगा साकेत को। मधुसूदन गुप्त की जो साकेत रचना है कवियों की, है ना, उर्मिला विषयक उदासीनता से ली गई है, इसे आपने देखा है। साकेत का अर्थ अयोध्या होता है और साकेत की रचना इन्होंने 1931 में की है। ठीक है ना। ये मोटी मोटी बात आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? यानी कि किस कवि के छंद को, है ना, रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया है? तो विकल्प ए दिनकर, विकल्प बी निराला, विकल्प सी मुक्तिबोध और विकल्प डी है धूमिल। तो बिल्कुल सही इसका उत्तर है निराला इज राइट आंसर, यानी कि विकल्प डी रबड़ छंद या केचुआ छंद किसके, है ना, तो निराला जी की कविताओं को कहा जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो देखिए फिर निराला से संबंधित प्रश्न पूछा गया। विकल्प ए सर्वेश्वर, विकल्प बी रघुवीर, विकल्प सी निराला और विकल्प डी है मुक्तिबोध। तो दिमाग में रख लीजिएगा कुकुरमुत्ता के लेखक हैं निराला। ठीक है ना। 1948 में लिखा गया, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे है प्रश्न संख्या 20 है, अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तंभ है पवन और 4। ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? विकल्प ए की बात करें तो विकल्प ए है राम के शक्ति पूजा, विकल्प बी बादल राग, विकल्प सी कमायनी, विकल्प डी परिवर्तन।
तो आप कह सकते हैं कि ये पंक्ति बिल्कुल निश्चित रूप से राम की शक्ति पूजा जो कि निराला जी द्वारा लिखी गई है वहाँ से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन जो लखनऊ में आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष थे विकल्प ए निराला, विकल्प बी प्रेमचंद, विकल्प सी दिनकर और विकल्प डी है यशपाल। तो प्रगतिशील लेखक संघ जिसका प्रथम अधिवेशन 1943 में लखनऊ में होता है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, पंक्ति किसकी है? विकल्प ए निराला, विकल्प बी मुक्तिबोध, विकल्प सी दिनकर और विकल्प डी है शिवमंगल सिंह सुमल। तो कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये उक्ति बिल्कुल विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर जी की है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए हम थोड़ा सा तेज चलेंगे। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 23 है, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका थी, विकल्प ए सरस्वती, विकल्प बी माधुरी, विकल्प सी चांद और विकल्प डी है हंस। तो बात करें द्विवेदी युग की, है ना, सरस्वती पत्रिका को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक प्रकाशित किया था। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। माधुरी की बात करें तो माधुरी दुलारे लाल भार्गव ने। हंस की बात करें तो राजेंद्र यादव और मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको संपादित किया है। चाँद को महादेव वर्मा ने भी कुछ दिन तक संपादित किया था। ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात आप दिमाग में रखते चलिए। प्रश्न संख्या 24 है, आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है? ठीक है ना। विकल्प ए शरद चंद्र, विकल्प बी प्रेमचंद, विकल्प सी अमृत राय, विकल्प डी है विष्णु प्रभाकर। तो देखिए आवारा मसीहा जीवनी के लेखक पूछ रहे हैं, तो लेखक तो बिल्कुल विकल्प डी विष्णु प्रभाकर हैं। किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र जी की जीवनी है। प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद के पुत्र जी का नाम था अमृत राय, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, जिन्होंने कलम का सिपाही लिखा है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 25 है, गोदान प्रेमचंद का किस कोट का उपन्यास है? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है ना, 1936 में लिखा है। तो किस कोट का उपन्यास है? विकल्प ए आदर्शवादी, विकल्प बी यथार्थवादी, विकल्प सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोदान की अगर बात हम लोग करें तो गोदान बिल्कुल यथार्थवादी है, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 26 है कि सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, विकल्प ए महीप सिंह, विकल्प बी कमलेश्वर, विकल्प सी प्रेमचंद, विकल्प डी है आगे। तो देखिए जो कहानी के आंदोलन है, सभी आंदोलन के प्रवर्तकों को आप आसानी से ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। वीडियो इसकी अपलोड है मेरे द्वारा। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से उसे देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पढ़ने की संभावना है। ठीक है ना। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक की बात करें तो महीप सिंह हैं, और कमलेश्वर की बात करें तो कमलेश्वर जी समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में कौन दलित साहित्य का चर्चित लेखक है? आप दलित साहित्य के चर्चित लेखक की बात कर रहे हैं। विकल्प ए निराला, विकल्प बी कुंवर बेचैन, विकल्प सी ओम प्रकाश वाल्मीकि और विकल्प डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं बिल्कुल दलित साहित्य के बहुत चर्चित जो है लेखक हैं। इनका जूठन आपने देखा होगा, इक्का बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है? विकल्प ए है धरती गाती है, यात्रा संस्मरण है, विकल्प बी है मैं इनसे मिला रेखा चित्र, विकल्प सी अपनी खबर एक आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा की बिल्कुल सही है, कलम का सिपाही जीवनी है, अमृत राय ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो आपने क्या देखा कि जो सारे विकल्प हैं इन विकल्पों में से पूछ रहे हैं कि कौन एक विषम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपनी खबर जो आत्मकथा लिखा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, तो ये कह रहे हैं कि विषम संयोजन है। ठीक है ना। ये आत्मकथा बिल्कुल है ना, तो यही दिमाग में रखिएगा, आत्मकथा नहीं बल्कि जीवनी है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो 28 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है, बीच में एक गैप छोड़ा गया है, इसमें क्या भरे जाएगा? अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूही काव्य है, कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए सटीक, विकल्प बी कल्याणकारी, विकल्प सी सुंदर और विकल्प डी है रमणीय। तो आप बार बार परिभाषा पढ़े हैं कि रमणीय है ना, रमणीय प्रतिपादक है ना, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं?
तो वही दिमाग में रख लीजिएगा, रमणीय अर्थ प्रतिपादक है ना, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला काव्य होता है। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। किसने कहा है? जगन्नाथ दास ने कहा है, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 30 है, केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, कथन की मूल व्यंजना क्या है? कह रहे केवल कविता करना, कविता है ना, केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, इसकी मूल व्यंजना माने मूल अर्थ क्या है? विकल्प ए मनोरंजन भी होना चाहिए, विकल्प बी है रमणीय होना चाहिए, विकल्प सी कल्याणकारी होना चाहिए, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, केवल कविता करना है ना, कविता के लिए कविता नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कविता करिए वो विकल्प सी यानी कल्याणकारी होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है, प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4 और विकल्प डी है 5। तो प्रबंध काव्य के आप सभी जान रहे हैं कि 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 32 है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, पंक्ति किस छंद में है? तो दिमाग में रखिएगा, छंद पूछ रहे हैं और इसके लेखक कौन है? तो लेखक तो सभी लोग जान रहे हैं कि रामनेश त्रिपाठी जी हैं, और बड़ी सुंदर प्रार्थना है, ठीक है ना। किस छंद में लिखा गया है, आपको इसका छंद बताना है। तो छंद की बात करेंगे तो मालिनी छंद है, मालिनी छंद में 15 मात्रा होती है, बसंत तिलका में 14 होती है, गीतका में 26 मात्रा होती है, और हरि गीतका में 28 मात्रा होती है, ठीक है ना। तो इसका विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है, अस्थायी भाव को जगाने वाला कारक कौन है? विकल्प ए अनुभाव, विकल्प बी संचारी भाव, विकल्प सी रस, और विकल्प डी है विभाव। तो देखिए, जो अस्थायी भाव है सबके अंदर जो है विद्यमान होता है, लेकिन जब कोई समय अवसर आता है, उसके लिए कोई कारण होगा, तब वो उत्पन्न होता है। तो कारण से उत्पन्न होगा, और विभाव का मतलब होता है कारण, यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। बात करें विभाव या कारण की, तो विभाव का कारण 2 होता है, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन में भी 2 होते हैं, आलंबन और आश्रय होता है, और उद्दीपन आप जान ही रहे हैं कि प्राकृतिक दृश्य वगैरह होता है। अनुभाव की बात करें तो अनुभाव माने जो रस के बाद जो भाव होता है, अनुमाने बाद में पीछे जो भाव उत्पन्न हो उसे अनुभाव कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो आप देखे होंगे आहार्या है, जो अपने आप हो जाता है, कायिक है, शरीर का रंग बदलना से, वाचिक है, ये भी आपने देखा होगा, और सात्विक है ना। तो ये जो है इसे दिमाग में रख लीजिएगा। 4 रस, बिल्कुल, पहले 8 थे, फिर 9 हुए, फिर 11 हुए, 11 रस, 11 स्थायी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बार बार देख रहे हैं, और बार बार देखने का आशा यही है कि एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा रहे, और परीक्षा में आ जाए तो तुरंत आप इसको सही करें, ठीक है ना। तो 33 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये पंक्ति में कौन सा रस है? रस पूछ रहे हैं, है ना। अलंकार की बात करें तो मन मानो जन जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। रस कौन सा होगा? विकल्प ए भयानक, विकल्प बी वीर, विकल्प सी रौद्र, और विकल्प डी है विभत्स रस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोध है ना, यहाँ पे क्रोध आ गया। तो देखिए रौद्र और क्रोध, ठीक है ना, रौद्र रस, अस्थायी भाव क्रोध खुद मिल गया, तो इसमें कौन सा रस है? और बिल्कुल आप सही विकल्प लगा रहे हैं, विकल्प सी रौद्र रस, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 35 है कि सौंदर्यम अलंकारम उक्ति किस आचार्य की है? विकल्प ए मामन, विकल्प बी आनंदवर्धन, विकल्प सी मम्मट, और विकल्प डी है कुंतक। तो सौंदर्यम उक्ति है ना, किस आचार्य की है? प्रश्न संख्या 33, तो बता रहे हैं सौंदर्यम उक्ति, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 35 है, सौंदर्यम उक्ति किस आचार्य की है? तो विकल्प ए बामन, विकल्प बी आनंदवर्धन, विकल्प सी मम्मट, विकल्प सी डी कुंतक। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए बामन इज राइट आंसर। बामन का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था, इसे भी आप लोग जानते हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनकी रचना है। आनंदवर्धन का जन्म 9वीं शताब्दी में, ध्वन्यालोक लोचन, ठीक है ना, और ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। कुंतक की बात करें तो 10वीं शताब्दी में जन्म हुआ, वक्रोक्ति जीवितम और वक्रोक्ति इनके द्वारा लिखा गया काव्य है। मम्मट की बात करें 11वीं शताब्दी में जन्म होता है, और काव्य प्रकाश इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 36 है, पीपर पास रसमंडूला में कौन सा उपमा अलंकार है? विकल्प ए लुप्त उपमा,
विकल्प बी पूर्ण उपमा, विकल्प सी उपयुक्त दोनों और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पीपर पात सरस मन डोला में बिल्कुल है ना पूर्ण उपमा है, ध्यान में रखिएगा पूर्ण उपमा है, उपमा के सभी है ना अंग इसमें हैं। उपमा की पहचान कैसे करेंगे, सा सी सम है ना जैसे तरह आदि शब्द अगर मिल जाए तो आप जान जाइएगा कि उसमें उपमा अलंकार है। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? विकल्प ए चौपाई, विकल्प बी रोला, विकल्प सी हर गीत का, विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो देखिए कैसे दिमाग में रखेंगे कि मात्रिक है ना, तो इसका अगर देखा जाए मोटा मोटा तो जो विकल्प डी इज राइट आंसर, यानी कि सारे के सारे जो है मात्रिक छंद हैं। और मात्रिक छंद का हमने एक आपको सूत्र बताया था, ट्रिक बताया था कि चौं 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 रोगी हरि है ना। चौं चौं रोगी हरि की बात करें तो ये मात्रिक हैं और सम मात्रिक हैं। चौपाई चौपाई 15-15, चौपाई 16-16 है ना, रोला और आपने गीत का देखा था है ना, गीत का और हरि गीत का, ये क्या हैं? ये सारे के सारे सममात्रिक हैं। अर्ध सममात्रिक की बात हम लोग करते थे तो बर दो सो, बर दो सो ओ, बरवै दोहा सोठा और उल्लाला, ये क्या हैं? मात्रिक हैं लेकिन अर्ध सममात्रिक हैं। और कुछ ये भी मात्रिक हैं लेकिन क्या है, विषम मात्रिक हैं। कुफार कुंडलिया छाफार छप्पे। बाकी शेष जो बच जाते हैं वो सारे के सारे जो हैं वाणिक छंद हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ पर चौपाई रोला गीत का सब मिल गए, तो उपयुक्त सभी जो हैं ये क्या है, मात्रिक छंद हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है, संविधान में राजभाषा अनुच्छेद में कौन सा प्राविधान नहीं है? तो कह रहे हैं कि संविधान में राजभाषा अनुच्छेद में कौन सा प्राविधान नहीं है। विकल्प ए संघ की राजभाषा हिंदी होगी, विकल्प बी देवनागरी लिपि होगी, विकल्प सी 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भी राजकार्य में होंगे और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 38 का सही विकल्प होगा विकल्प डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। जब भी भारतीय संविधान और राजभाषा की बात आ जाए तो आप दिमाग में रखिएगा 383 से लेकर के 351 अनुच्छेद की बात है। संविधान का 17वां भाग है ना, 8वीं अनुसूची है और इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखना होगा। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? विकल्प ए कौरवी, विकल्प बी अवधी, विकल्प सी बघेली, विकल्प डी है छत्तीसगढ़ी। तो देखिए कह रहे हैं कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, तो ए बी सी तो है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है ना, लेकिन कौरवी नहीं है। कौरवी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। ठीक है ना, इसलिए 39 का विकल्प इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? विकल्प ए मथुरा, विकल्प बी आगरा, विकल्प सी अलीगढ़, विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो देखिए बात करते हैं ब्रज भाषा की, तो ब्रज भाषा है ना आगरा, मथुरा और अलीगढ़ सभी जगह बोली जाती है, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है ना, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 41 में देखिए उपयुक्त चित्र किस कवि का है? ठीक है ना, विकल्प ए हजारी प्रसाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प बी सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प सी निराला और विकल्प डी हरिवंश राय बच्चन। तो देख सकते हैं आप है ना, एक पूरे हिंदी जगत में एक ऐसे कवि हैं जिनका नाम बिल्कुल स्त्री का नाम है सुमित्रा। ठीक है ना, और ये बिल्कुल स्त्रियों की तरह बिल्कुल बाल वाल भी रखते थे, उसी तरह से सुंदर लगते भी थे, मूछ वूछ नहीं रखते थे। तो कौन हो सकते हैं? बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत, स्त्रियों की तरह दिखते भी थे और स्त्री की तरह इनका नाम भी है। तो विकल्प बी सुमित्रा नंदन पंत इज राइट आंसर। ठीक है ना। और एक ऐसे भी कवि देखे होंगे जिनके नाम में वृक्ष है ना, एक लेखक है ना राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। विकल्प प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? विकल्प ए डंडा, विकल्प बी अंधेरा, विकल्प सी औषधि, विकल्प डी है चैत। तो 42 का विकल्प सी इज राइट आंसर, यानी कि औषध जो है तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए सार्थक वर्ण समूह को वाक्य कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन वाक्य नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पे शब्द होना चाहिए है ना। सार्थक वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य नहीं बल्कि शब्द कहते हैं। तो विकल्प ये ही आपको पहले ही झटके में आपको गलत प्रश्न मिल गया, यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है ना। वर्ण ध्वनि के लिखित चिन्ह है, सही है। वर्णमाला में स्वर व्यंजन दोनों होते हैं, बिल्कुल सही है। और तत्सम शब्द संस्कृत से आए हैं, तो बी सी डी ये सही है,
लेकिन विकल्प ए जो है वर्ण सार्थक वर्ण समूह को वाक्य नहीं कहते हैं बल्कि शब्द कहते हैं। तो विकल्प 43 का ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द नहीं है? कौन रूढ़ शब्द नहीं है? तो विकल्प ए नाक, विकल्प बी पेट, विकल्प सी लाल, तो विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सभी रूढ़ हैं, यानी कि इसका खंड करोगे टूट जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंड या टुकड़ा ना हो, यानी कि सार्थक खंड टुकड़ा ना हो। यौगिक जिनका सार्थक खंड या टुकड़ा हो जाए। योग रूढ़ की बात करें तो ऐसे शब्द जो बिल्कुल है ना रूढ़ हो गए हों, कई अर्थ निकले लेकिन एक अर्थ में रूढ़ हो, उसे कहते हैं योग रूढ़। यानी कि जितने भी बहुब्रीहि समास वाले है ना शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द जो हैं बिल्कुल योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित में तद्भव और तत्सम शब्दों में कौन विषम संयोजन है? विकल्प ए खीर और क्षीर, चोंच और चंचू, डंडा और डंडा, प्रिया और पिय। तो विकल्प सी डंडा और दंडा ये जो है विषम संयोजन है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 46 है मुरलीधर शब्द निम्नलिखित में से क्या है? कि मुरलीधर शब्द रचना के आधार पर क्या है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो देखिए रूढ़ बिल्कुल दो वर्ण होते हैं और उसका सार्थक खंड नहीं होता है। यौगिक में है ना बिल्कुल दो पद होते हैं, सार्थक खंड हो जाता है, उपसर्ग प्रत्यय संधि आदि होती है, जैसे विद्याधनालय विद्यालय हो गया। योग रूढ़ है, बिल्कुल योग रूढ़ क्या होते हैं? जिनके कई अर्थ हों लेकिन एक पर रूढ़ हो गया हो, एक विशेष अर्थ लिया जाता है। जैसे चारपाई, चार धन पाई, चार पैर हैं जिसके, है ना, तो चार पैर तो चौपाई जंतु को भी होता है ना, चार पैर हाथी का भी होता है, घोड़ा का भी होता है। लेकिन चौपाई की बात आती है तो चौपाई तुरंत आप लेते हैं किस पर? है ना, खटिया के लिए लेते हैं। तो वही है मुरलीधर, यानी कि मुरली को धारण करने वाला कौन है? तो श्री कृष्ण है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन है? विकल्प ए भोदू, विकल्प बी कमीना, विकल्प सी आराम, विकल्प डी गरीब। तो एकदम बिल्कुल देखने में ही लग रहा है जो व्यक्ति भोदू होता है, देसी लोग वैसे भी है ना, देसी लोग भोदू टाइप के होते हैं। भोदू फार बिल्कुल विकल्प ए भोदू इज राइट आंसर। ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 48 है कि बस यात्री शब्द है ना, बस यात्री कौन सा शब्द है ना? तो बात करें तत्सम शब्द है, संकर शब्द है, देशज शब्द है, तद्भव शब्द है। तो बस और यात्री दो मिला है ना, इसलिए विकल्प बी इज राइट आंसर, ए संकर वर्ण है। ठीक है ना। कारतूस किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए हिंदी, विकल्प बी अरबी, विकल्प सी फ्रेंच और विकल्प डी अंग्रेजी। तो देखिए कारतूस है ना, कारतूस कौन सा शब्द होगा? फ्रेंच है। और दिमाग में रख लीजिएगा यही फ्रेंच शब्दों को एक बार फिर रखिए। रिपोर्टार्ज फ्रेंच, फ्रांसी बिल्कुल फ्रेंच, अंग्रेज फ्रेंच और कारतूस फ्रेंच और कूपन फ्रेंच है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, फ्रेंच वाले शब्दों को आप आसानी से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी का कौन सा शब्द है? अंग्रेजी कह रहे हैं, अंग्रेजी कौन शब्द है, किस भाषा का शब्द है? ए अपील अंग्रेजी का, बी अंग्रेजी, सी कूपन, डी ई रिक्शा। तो देखिए अंग्रेजी का शब्द अपील होता है ना, दिमाग में रख लीजिएगा, विकल्प ए इज राइट आंसर। अंग्रेजी का नहीं बल्कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। कूपन भी फ्रेंच भाषा का है। रिक्शा तो जापानी है, हमने कहा था ना, जापानी रिक्शा, पान खा के रिक्शा चलाता है, पान फार झमपान, और जापानी शब्द है, रिक्शा चलाता है। दिमाग में रख लीजिएगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चीनी का है ना, चीनी क्या करता है? चाय और लीची, चाय और लीची, दिमाग में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में हिंदी का कौन सा शब्द नहीं है? विकल्प ए लीची, विकल्प बी कालीन, विकल्प सी बहादुर और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लीची जो है चीनी शब्द है, कालीन और बहादुर शब्द भी हिंदी के शब्द नहीं है, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है ना, यानी कि इनमें से हिंदी का कोई शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 52 है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 3 और विकल्प डी है 2। तो संज्ञा के सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं मुख्य रूप से, और कहीं कहीं 3 भी दिखाया जाता है, लेकिन सही है कि 5 भेद होते हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? अब संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं
तो विकल्प ए गणना, विकल्प बी क्रम, विकल्प सी समुदाय और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बात अगर हम करें संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण के सभी विकल्प सही हैं। गणना भी होता है, क्रम भी होता है और समुदाय भी होता है। तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण किस वाक्य में है? विकल्प ए, उसने रोते रोते कहा। विकल्प बी, वह पहले पहुंचा। तो देखिए, कहा रोते रोते कहा, पहुंचा कैसे पहुंचा? पहले पहुंचा। तो क्रिया के अगर विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार से होते हैं। 4 प्रकार में, है ना, कालवाचक, स्थानवाचक, है ना, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है ना। तो बात करें तो विकल्प सी, ए और बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, दोनों में क्रिया विशेषण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 है कि बसंत किस लिंग का शब्द है? विकल्प ए स्त्रीलिंग, विकल्प बी पुल्लिंग, विकल्प सी उभयलिंग और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बसंत शब्द जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और जब हम लोग डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक पढ़ रहे थे तो उसमें बिल्कुल इस उदाहरण को दिया गया है। इसलिए आप सभी डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक से संबंधित जो क्लास है इस समय चल रही है उसको भी आप लोग लेते रहिए और उनकी जो बुक है उस बुक को भी आप लोग बिल्कुल एक बार जरूर पढ़ डालिए। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 56 है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग में कौन सा विषम है? लेखक, विकल्प ए लेखक, कवित्री, ठाकुर ठकुराइन, हाथी हथनी, प्रीतम और प्रीतमा। देखिए, विकल्प ए की बात करें तो लेखक का लेखिका होता है, इसलिए विकल्प ए इज राइट आंसर। ये जो 56 का पहला विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 57 है, आपका बहुवचन क्या है? तो विकल्प ए हम, विकल्प बी वे, विकल्प सी आप लोग, विकल्प डी है उन्होंने। तो विकल्प सी होगा, आपका बहुवचन होगा आप लोग। तो प्रश्न संख्या 57 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 58 है, विभक्ति किसे कहते हैं? विकल्प ए है क्रिया के पूर्व लगने वाले चिन्ह को, विकल्प बी है संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले चिन्ह को, सी है संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रत्यय और विकल्प डी है क्रिया में लगने वाले। तो ध्यान में रखिएगा, जो विभक्ति होती है, विभक्ति को हम लोग प्रसर्ग कहते हैं, इसी को कारक चिन्ह कहते हैं। ये क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले शब्द को विभक्ति कहते हैं। जैसे राम के आगे लग गया के, है ना, राम के आगे लग गया से, तो यही क्या है? विभक्ति है, यही प्रसर्ग है। इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, इसी को कारक कहते हैं, कारक। ठीक है ना। तो कारक चिन्ह ही विभक्ति होता है। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में दिवस का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए दिन, विकल्प बी वासर, विकल्प सी दिवा, विकल्प सी मध्याह्न। तो देखिए, दिन दिवा वासर तो दिवस के पर्यायवाची है, मध्याह्न नहीं है, बल्कि आहन होता है। और मध्याह्न माने मध्य का आहन, मध्य का दिन। ठीक है, मध्याह्न। तो विकल्प डी इज राइट आंसर कि विकल्प डी मध्याह्न जो है दिवस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में हर्ष का विलोम बताइए? विकल्प ए विषाद, विकल्प बी खेद, विकल्प सी वेदना, विकल्प डी है दुख। तो हर्ष का जो विलोम होता है वो विषाद होता है, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, विकल्प ए इज राइट आंसर, हर्ष का विषाद, हर्ष का विषाद। ठीक है। प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित में विलोम का कौन सा विषम संयोजन है? विकल्प ए अंतरंग, बाह्य, वैध, सवैध, हास, शोक, सुधा और गरल। तो ये तो सब दिखाई दे रहा है आपको, अंतरंग का बहिरंग सही है, हास का शोक सही है, सुधा का गरल सही है, लेकिन वैध का अवैध होता है ना, वैध का अवैध होता है, सवैध नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 61 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 62 है, अंश और अंश में अर्थ भेद का कौन सा युग्म सही है? विकल्प ए नुकीला और हिस्सा, विकल्प बी सूर्य और भाग, विकल्प सी है कंधा और भाग और विकल्प डी है प्राण और भाग। तो बात करें अंश का, तो अंश माने होता है कंधा और दूसरा अंश माने होता है भाग, इसलिए प्रश्न संख्या 62 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 63 है कि 70 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, कहावत का अर्थ है? विकल्प ए कपटी स्वभाव होना, विकल्प बी बुढ़ापे में पूजा पाठ करना, विकल्प सी कथनी करनी में भेद होना और विकल्प डी है कि जीवन भर बुरा काम करना और अंत में
अच्छा बनने का ढोंग लगाना, ठीक है ना। यानी कि 70 चूहा खा गई है, अब हज करने जा रहे हैं बिल्ली, तो इसका जो अर्थ होगा विकल्प डी, जीवन भर बुरा काम करना और अंत में अच्छे काम करने का ढोंग रचना। तो 63 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 64, गेहूं के साथ घुन भी पिसना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ए साथ साथ कष्ट उठाना, विकल्प बी परिवार का विपत्ति में पड़ना, विकल्प सी है दोषी के साथ निर्दोष को भी दंड भोगना, है ना, और विकल्प डी है बड़ों के साथ छोटों को भी कष्ट उठाना। तो विकल्प सी है ना, गेहूं के साथ घुन पिसना का मतलब होता है दोषी के साथ निर्दोष को भी दंड, है ना, भोगना। विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि अचर और अंचर में अर्थभेद बताइए, ठीक है ना। विकल्प ए स्थिर और अस्थिर, स्थिर और नौकर, अचल और सचल, अगम और सेवक, ठीक है ना। तो 65 का अचर, अचर माने आप जान ही रहे हैं स्थिर, और अंचर माने आप जान रहे हैं कि बिल्कुल नौकर होता है। तो प्रश्न संख्या जो 65 है, 65 का बी इज राइट आंसर, स्थिर और नौकर, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 66 है कि पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। विकल्प ए भांवर, विकल्प दो तराई, विकल्प सी उपत्यका, विकल्प डी अधिका। तो देखिए पर्वत के नीचे की तलहटी की जो भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्यका, और पर्वत के ऊपर की जो भूमि होती है उसे कहते हैं अधिका। ध्यान में रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। और प्रश्न संख्या 67 है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। विकल्प ए पृष्ठमंच, विकल्प बी नेपथ्य, विकल्प सी दर्शक दीर्घा, और विकल्प डी है कलाकार दीर्घा। देखिए मित्रों, बात करें पर्दे के पीछे की जो स्थान होता है उसे कहते हैं नेपथ्य। पर्दे के पीछे से देखे होंगे ढेर सारी चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, विकल्प बी मैं उससे बातें कर लूँगा, विकल्प सी मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, और विकल्प डी है ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। तो देखिए संख्या 68 में विकल्प डी इज राइट आंसर, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, विकल्प सही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं, प्रतीक्षा की, मैं उससे बातें कर लूँगा नहीं बल्कि बात कर लूँगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, दर्शन सब बहुवचन है, इसलिए ए बी सी तीनों विकल्प बिल्कुल, है ना, सही वाक्य नहीं है, बल्कि विकल्प डी केवल सही है। एकाध, है ना, ऐसी एकाध बात देखने में आती है, ठीक है ना। बिल्कुल डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक से संबंधित सारे के सारे उदाहरण हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में पवन का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए पौधन अन, विकल्प बी पोधन अन, विकल्प सी पव और ना, और विकल्प डी है पह धन अग्नि, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी पोधन अन बराबर पवन, ठीक है। प्रश्न संख्या 70 है कि निश्चल में कौन सी संधि है। विकल्प ए विसर्ग, विकल्प बी यण, विकल्प सी गुण, विकल्प डी है दीर्घ संधि। तो निह धन छल बराबर हो गया निश्चल, यानी कि विकल्प ए इज राइट ऑप्शन। विकल्प ए होता है विसर्ग संधि, निह धन छल बराबर हो गया निश्चल। तो 70 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। विख्यात, विधि, औद्योगिक और सृष्टा। तो देखिए विकल्प सी की बात करें तो औद्योगिक नहीं होता बल्कि औद्योगिक होता है ना, उद्योग धन, है ना, उद्योग धन एक औद्योगिक, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। विश्वास, विश्वास, विश्वास और विश्वास। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, विश्वास को हमेशा इसी रूप में लिखा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है कि प्रिय महोदय आपका पत्र मिला, वाक्य में पूर्ण विराम से पूर्व कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। वाक्यपूर्ण। विकल्प ए की बात करें तो अल्प विराम, विकल्प बी अर्ध विराम, विकल्प सी विस्मयात्मक, विकल्प डी है प्रश्न। तो इसे दिमाग में आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। तो अर्ध विराम, है ना, विस्मय बोधक प्रश्न तो सब खारिज हैं, केवल कौन सा विकल्प ए यानी कि अल्प विराम लगेगा। तो 73 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है, उद्योगपति में कौन सा समास है। विकल्प ए द्वंद्व, विकल्प बी बहुब्रीहि, विकल्प सी तत्पुरुष और विकल्प डी है कर्मधारय।
तो उद्योगपति की बात करें तो इसका विग्रह होगा उद्योग का पति। उद्योग का पति मतलब विकल्प सी, यानी कि तत्पुरुष समास इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में किसमें कर्मधारय समास है? ए माता पिता, बी नीलांबर, सी पंचतंत्र और डी है विद्यालय। तो चूंकि कह रहे हैं कर्मधारय की बात करते हैं तो विकल्प बी इज राइट आंसर। नीला है ना, नीला है जो अंबर है ना, नीलांबर, नीलांबर। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 76 है, मालती माधवम किसका नाटक है? विकल्प ए भारव, विकल्प बी कालिदास, विकल्प सी माघ और विकल्प डी है भवभूति। तो मालती माधवम की बात जैसे आपके दिमाग में आएगी। प्रश्न संख्या 76 तो ध्यान में रखिएगा, भारव का है ना कृतार्जुनीयम है, कालिदास के आपने देखे होंगे कुल 7 हैं। ठीक है ना, 3 नाटक हैं और 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे माघ का शिशुपाल वध है। और भवभूत की बात करें तो भवभूत जी की 3 रचनाएं हैं, मालती माधव, महावीर चरितम दूसरी और उत्तर राम चरितम। ठीक है ना, चरित को साथ साथ रखो, यानी कि उत्तर राम चरितम और कौन महावीर चरितम में 7-7 अंक है और मालती माधव में 10 अंक हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। संख्या 77 है, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? विकल्प ए 10, विकल्प बी 15, विकल्प सी 20 और विकल्प डी है 22। तो शिशुपाल वध की बात करते हैं सर्ग की शून, ये तीनों में बिल्कुल बृहत्तरही हैं। 18 किसुकी में किरात अर्जुनीय में, शिशु में 20 और ना फार नैस चरितम में अगर देखा जाए तो 22 होगा। तो बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर। क्या है? शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। ठीक है ना। तो 77 का आपने देख लिया, बिल्कुल सही आंसर आपको मिल गया 20। दंडी किस लिए प्रसिद्ध है? तो संख्या 78 दंडी किस लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए उपमा विधान के लिए, विकल्प बी पदलालित के लिए, विकल्प सी रस विधान के लिए और विकल्प डी है ध्वनि सौंदर्य के लिए। तो बिल्कुल 78% दंडी पदलालित के लिए प्रसिद्ध है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 79 है कि भारवी ने कृतार्जुनीयम का आरंभ निम्नलिखित में से किस शब्द से किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस शब्द से? और ये पिछली बार जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आ गया था। विकल्प ए श्री, विकल्प बी ओम, विकल्प सी श्रीलक्ष्मी और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब किरार्थ की बात करते हैं तो कृतार्जुनीयम किसकी रचना है? भारव की रचना है। भारव के पिता का नाम श्रीधर था, माता का नाम सुशीला था। अब किरार्जुनीयम की बात जब करते हैं तो इसका जो प्रारंभ होता है श्री शब्द से होता है और अंत जो होता है लक्ष्मी शब्द से होते हैं। यानी किरात श्री करता है, बाद में लक्ष्मी करता है ना। कोई किरात है, बनेचर है मान लीजिए, वो किसी के यहाँ नौकरी पा गया, उसको आपने काम में रख लिया तो आपके नाम को श्री कर रहा है, श्री, और बाद में स्वभाव बदल गया, लक्ष्मी करने लगा, पैसा मिले, पैसा ही सब कुछ है। ठीक है ना। तो किरात पहले शुरू श्री करता है, यानी कि शुरुआत श्री शब्द से होती है और अंत लक्ष्मी से होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अर्जुन इसके प्रमुख है पात्र, यानी कि नायक है, और पाषाण त्रय भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा, क्या है? श्री शब्द। 79 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है, मैक्स मुलर ने कालिदास का जन्म किस शताब्दी में माना है? विकल्प ए 3री, विकल्प बी 5वीं, विकल्प सी 6ठी और विकल्प डी है 4थी। तो देखिए, कालिदास का जो समय है मैक्स मुलर के अनुसार 6ठी शताब्दी में, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 81 है, माघेन है ना, विघ्नतो आत्मघात साहा नोत्साहेन पदक्रमे स्मरंतो भारवे कवय कपयो यथा। यानी कि माँ की प्रशंसा किस है ना, प्रशंसा में किसकी पंक्ति है? किसने माँ की प्रशंसा इस पंक्ति द्वारा की है? विकल्प ए राजशेखर, विकल्प बी जयदेव, विकल्प सी भारवी और विकल्प डी है धनपाल। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि ये धनपाल ने है ना। प्रश्न संख्या 81 है, धनपाल जी ने ये जो प्रशंसा की है। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से कौन आयात संधि का शब्द नहीं है? विकल्प ए तथ्यो, विकल्प बी नायक, विकल्प सी नैनम और विकल्प डी है नाविक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कौन एक नहीं है? तो तथा धन एव, तथेव है ना, वृद्धि है। बाकी सारे के सारे जो है आयात संधि के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 83 है, प्रत्येकम का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए प्रतिधन एकम, विकल्प बी है प्रतिधन इकम,
विकल्प सी है प्रतिधन एकम और विकल्प डी है प्रतिधन ईय धन एकम। तो विकल्प सी इज राइट आंसर, प्रतिधन एकम बराबर प्रत्येकम। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 83 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है निम्नलिखित में से किसमें तृतीया तत्पुरुष समास है? पहला है पुरुषोत्तम है, विकल्प बी है दशानन, विकल्प सी है रामजन्य और विकल्प डी है नेत्रहीन। तो तृतीया की बात करें, एन अंग विकार है, सह तृतीया, जिसमें अंग का विकार हो उसमें तृतीया व्यक्ति होती है, इसलिए विकल्प डी नेत्र से हीन है ना। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 84 का विकल्प डी सही विकल्प होगा। आगे है प्रश्न संख्या 85, कह रहे हैं नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय, विकल्प बी तत्पुरुष, विकल्प सी बहुब्री और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो नीलोत्पल की बात करें तो इसमें बिल्कुल कर्मधारय समास है। नीलम चा उपलम है ना, नीला है जो कमल, नीलकमल, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 86 है पितृ किस विभक्ति का विभक्ति वचन शब्द है? विकल्प ए चतुर्थी द्विवचन, विकल्प बी चतुर्थी एक वचन, विकल्प सी तृतीया एक वचन और विकल्प डी है षष्ठी एक वचन। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल पितृ की, तो इसका रूप बनता है पितृ पित्राभ्याम प्रत्यभ्य, पितृ पित्राभ्याम प्रत्यभ्य, यानी कि चतुर्थी की बात करते हैं, चतुर्थी एक वचन, दिमाग में रखिएगा, पितृ पित्राभ्याम प्रतिभ्य, चतुर्थी एक वचन। ठीक है। प्रश्न संख्या 87 है कि फल शब्द का तृतीया बहुवचन रूप क्या होगा? ए फलान, बी फलेभ्य, सी फलई और डी फला नाम। तो इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा, यानी कि फल शब्द का जो तृतीया बहुवचन रूप होगा फलई फलई, फलम फलई फलई, है ना, फलई, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 88 है धेनु शब्द है। अब धेनु शब्द की बात करते हैं तो विकल्प ए उकारांत पुल्लिंग, विकल्प बी अकारांत पुल्लिंग, विकल्प सी उकारांत पुल्लिंग और विकल्प डी है उकारांत स्त्रीलिंग। तो देखिए धेनु माने होता है गाय और उकारांत है और इसके साथ ही साथ क्या है, स्त्रीलिंग है। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। 88 का प्रश्न संख्या 88 का विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 89 है निम्नलिखित में कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? विकल्प ए पठ, विकल्प बी नृत्य, विकल्प सी हन और विकल्प डी होता है भस धातु। ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प होगा नित्य, नित्य, विकल्प बी इज राइट आंसर। नित्य माने नाचना, नाचने में कोई कर्म नहीं होता। ठीक है। प्रश्न संख्या 90 है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, भू धातु का, है ना। विकल्प ए भवत, विकल्प बी भव, विकल्प सी भवय, विकल्प डी है भवाम। तो देखिए लट लकार भी आप जान रहे हैं कि भवत भवते भवत, पढ़त पढ़ते पठत, तो बिल्कुल हलवा सा प्रश्न है, विकल्प ए इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से 90 प्रश्नों के माध्यम से आप लगभग 100 प्रश्नों को आसानी से देख सकते हैं। और आज थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए आज की जो वीडियो है हमने जल्दी में रिकॉर्ड की है। अगर थोड़ा सा आपको समझने में कोई दिक्कत होगी तो क्षमा चाहते हैं। जो भी स्पष्ट नहीं होगा उसे हम लोग अगली वीडियो में स्पष्ट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए मॉडल पेपर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।